हेलो सबको। आ, ये टीआरई का बीपीएससी वाले लोगों के लिए टीआरई के का एक और पेपर है जो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अच्छा था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी टीआरई 3 थर्ड स्टेज का एग्जामिनेशन चल रहा है। कंट्रोवर्सीज हुई हैं, रिजल्ट का क्या होगा या परीक्षा स्टैंड करेगी कैंसिल होगा, वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं। 6 to 8 का क्वेश्चन आज मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले आया था। इस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस में मेरे को बहुत सारे कंट्रोवर्सीज दिखाई पड़े। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जो आपसे ऑप्शन कहा जाता है कि ये ऑप्शन होगा, बी सी डी ए वट एवर, तो एक चीज इंप्लाइड है कि उसके अलावे बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। अब अगर कंट्रोवर्शियल है कि आंसर और भी हो सकता है, तो फिर जिसको ये सेंसिटिविटी है, जिसने ये आंसर दिया है, उसके बात को अगर मैं मानूं कि ये नहीं हो सकता है, तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे को बहुत सारे दिखे अगले वाले, इस वाले में। मैं इन क्वेश्चंस का डिस्कशन 6 to 8 वाला पेपर का, इंग्लिश के पेपर का, कल करूंगा। कल आपको वो वीडियो मिलेगा। एंड चूंकि उसका आंसर की अभी नहीं आया है, अगर वो परीक्षा स्टैंड करती है और आंसर की आता है, तो आपके पास जज करने का, क्लेम करने का आपके पास मौका सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि मैं मन के आधार पे आंसर नहीं दूंगा, मैं जो ऑथेंटिक है वो आंसर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। सो आपके पास एक प्रूफ होगा कि एक्सप्लेनेशन है, ये है, और आप उसको क्लेम करने में आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आंसर की के पहले मैं दे रहा हूं। तो कल आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। आज हाउ टू सॉल्व सीखिए, थियरी के सेकंड पेपर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था, जिसमें पैसेज का साइज खासा लंबा था। मैंने एक ही पैसेज को 3 विंडो में काटा है। यहां तक पैसेज था और इस पे क्वेश्चन 10 थे। मेरे पास तो उसका प्रिंटेड मटेरियल है। 10 थे। अब अगर आप ये सोचो कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपको अगर ये 10 बनाने हैं, तो आपको कितने सारे स्टेजेस क्रॉस करने होंगे। सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे। अब पढ़ोगे तो रीडिंग की एबिलिटी के हिसाब से कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें छूटेंगी। और पैसेज का मेकअप ऐसा है कि वो टिकेगा नहीं, थॉट्स उसके निकलते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको आपको फर्स्ट रीडिंग में बनाने में हेल्प मिल सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को आपको हेल्प नहीं मिलेगा बनाने में। तो फिर क्या होगा कि उन 10 क्वेश्चंस में से कम 7-8 क्वेश्चन के लिए आपको दोबारा पैसेज देखना पड़ेगा, और पैसेज का साइज लंबा है। तो जब आपको दोबारा देखना ही है, तो आप उसको पहली बार जो पढ़े उसका क्या फायदा हुआ। क्वेश्चन ये है कि आपको एक अपने घर में प्रैक्टिस करते हो, जहां पे आप सिस्टमेटिक बताते हो, बट टीचर्स तो ये बताते हैं ना मैथ्स में, रीजनिंग में, कि टाइम सेविंग कैसे कर सकते हो। तो कंप्रीहेंशन में टाइम सेविंग का आप एक तरीका सीखो। देखो, क्वेश्चंस का 2 टाइप होता है। एक क्वेश्चन थीमेटिक होता है और एक लोकेशन बेस्ड। तुमको लोकेट करना है, इन क्वेश्चंस के लिए तुमको लोकेट करना है कि ये तुम्हारा क्वेश्चन कहां से, किस सेंटेंस से, उस कंप्रीहेंशन में किसी एक सेंटेंस से बनाया है। एंड ये वाला पूरे पैसेज के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। व्हाट कुड द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। तो ऑथर का टोन क्या है पैसेज में, जब तक पूरा पैसेज नहीं समझ में आएगा आप टोन नहीं डिसाइड कर पाओगे।
जबकि ये वाला किसी एक जगह पे है, और तुम जब पढ़ रहे हो और तुम्हें क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं कि तुमसे क्या पूछा है, तो वो लोकेशन तुमको याद कैसे रहेगा? तुम कहीं सफर कर रहे हो और तुम चीजों को देखते हुए चले जा रहे हो। तुमसे कोई पूछेगा कि सैमसंग का एक दुकान दिखा था। अब वो सैमसंग का दुकान तुम्हारे मेमोरी में टिके जब आप लाखों चीजें देख रहे हो, तो या तो उस दुकान का बोर्ड इतना सुंदर होगा, भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि आपकी नजर वहां चली जाए। अदरवाइज जैसे बाकी दुकानों को देखते चले गए, आप उसको भी देख लिए। यही प्रॉब्लम होता है कि जब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप डील करते हो ना, तो आपको पैसेज में देखना पड़ता है। और इस कंप्रीहेंशन में मैक्सिमम देखता हूं मैं भी, मैक्सिमम क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड ही थे। जैसे क्वेश्चन नंबर तुम 11 देखो, तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप सीधे कंप्रीहेंशन पे शिफ्ट करो, और अगर संभव हो, तुम ध्यान दो, इन सारे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस को, ऑप्शन को नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो जब तक पैसेज में लोकेट नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखने की कोशिश करो। तुम्हारा चैलेंज यहां से यहां तक का, देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज, अगर ये लिखा हुआ है तो ये पूरे टाइटल पे है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि यहां से यहां तक अगर आप बना रहे हो तो तुमको टाइटल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ध्यान दो, लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। क्या होगा अगर पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड? मैं डिस्पर्स्ड का मीनिंग तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन दू, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? ये तुम्हारे पहले के पढ़े हुए पर डिसाइड नहीं करने को बोल रहा है, बोल रहा है कि पैसेज में क्या लिखा हुआ था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का। थर्ड, power is shared among different parts of government such as, और ये देखो तो तुम, ये क्वेश्चन में तुमको कंप्रीहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तुम में से जो लोग भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस तो जानते ही होगे। तो पावर इज शेयर्ड, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, तो ये तो तुम वैसे भी तुम टिक कर सकते हो कि 113 का डी होगा, ये तो तुम वैसे भी कर सकते हो, इसके लिए कंप्रीहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स, एक, इसके अलावे हॉरिजॉन्टल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तुम्हारे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे तो उसने दो क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट से नीचे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तुमसे पूछ रहा है। म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, राज्यसभा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से नीचे नहीं होती। राज्यसभा और लोकसभा अपर दिल्ली के सेंस में होती है, और यहां स्टेट गवर्नमेंट से बोल रहा है। तो तुम आराम से सेफली कर सकते हो। तुम्हारे 10 में से 2 क्वेश्चन में अगर हम ये लेके चलते हैं कि हमको ऐसा करने के लिए ये करना जरूरी है, पैसेज के बिना हम कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ऐसी चीज जो तुम्हारी पढ़ी लिखी हुई आ रही है उसको तुम टेकअप कर लो ना खुद से। और देखो, पावर इज शेयर्ड, बार बार पावर शेयरिंग की बात आ रही है, मतलब ये कंप्रीहेंशन पावर शेयरिंग पे डिपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट का कौन कौन सा विंग कैसे कैसे पावर शेयर करता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, मूव कीजिए। पावर शेयर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड एज, सोशल ग्रुप में जो पावर शेयर किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? व्हाट इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड? यहां पावर शेयर किया जाएगा, और कौन सा चीज इंश्योर करता है कि पावर एक हाथ में ना रहे? डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर इज पॉसिबल व्हेन, डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर कैसे पॉसिबल है? आप ये ध्यान रखिए कि कंप्रीहेंशन का कुल मिला के सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो शेयरिंग ऑफ पावर है। अब आप अगर कंप्रीहेंशन के 120 नंबर क्वेश्चन में जाओ तो बी नंबर तो तुम्हारा होगा ही, बी तो तुम्हारा होना ही है। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और पावर इन पॉलिटिक्स, पावर इन पॉलिटिक्स नहीं, पावर शेयरिंग इन पॉलिटिक्स, तो तुम्हारा एक कट जाएगा। बट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात इसके साथ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, ये तुम्हें देखना है।
तो तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन खुद ब खुद बन गया और अब तुम सीधा बस कंप्रीहेंशन को देखो और लोकेट करने की कोशिश करो। देखो, ऐसे क्वेश्चन में जो बेसिक प्रेशर होता है वो ये होता है कि तुम लोकेट कर सकते हो कि नहीं। जैसे व्हाट विल हैपन इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड। तुम जरा देखो, देखो तो सीधा सीधा वहां से लिखा है, इट वॉज फेल्ड दैट इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्ज। सीधा इस जो क्वेश्चन बनाया और यही लाइन उसका आंसर भी है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम। क्विक डिसीजन लेना संभव नहीं होगा, यही उसका आंसर है। मूव। एंड आप देख लीजिए, सीधा लोकेट हुआ। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं पता होता तो तुम इसको पढ़ते हुए निकल जाते और फिर वापस आके इसको तुम खोजते। अगर तुम अभी से तुमको क्वेश्चन याद रहता तो तुम जब पढ़ रहे हो पहली बार में तुम्हारे पास 80-90% क्वेश्चन का पहले रीडिंग में ही जवाब आ जाएगा। जबकि अगर बिना क्वेश्चन पढ़े अगर आप पैसेज कर रहे हो ना तो आपको 15 बार रीडिंग करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के लिए दोबारा देखना पड़ेगा। दूसरा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आप ध्यान दीजिए, देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। देख लो, देखो कंप्रीहेंशन कितना आसान हो जाता है अगर आप क्वेश्चन बनाने के लिए कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो तो। एक होता है समझने के लिए पढ़ना, एक होता है क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ना। थर्ड, पावर इज शेयर्ड, ये तो ऑलरेडी हो चुका था। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। देखिए, let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। सेम लेवल पे जो प्लेस्ड है वो डिफरेंट पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है। ना मूव कीजिए, देखो कितने सिंपली आराम से कॉन्फिडेंटली चार ऑप्शन को हटाने के बाद बन रहा है। तुम देख लो अपनी कितने आसानी से। मूव, हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन मींस, वहीं पे उसी को फिर टारगेट करो, वहीं पे था। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम देख लो, उसी को उसने कर दिया है। ईच ऑर्गन एक्सरसाइज लिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब लिमिटेड पावर होगा। 16 तुमने ऑलरेडी कर लिया है। पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड। अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर होगा तो उसको क्या कहा जाता है। देखिए, ये मैं भी ऐसे ही लोकेट करके बनाता हूं, एक बात ध्यान रखिए। सारे लोग लोकेट करके ऐसे ही बनाते हैं अगर जल्दी जल्दी बनाना है तो।
एक मिनट। देखिए, द सेम प्रिंसिपल can be extended to the level government lower than the state government, such as municipality, panchayat. Let us call division of power involving higher and lower level of government. वो खोजने में दिक्कत होती, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन क्या था आपका? डिफरेंट सोशल ग्रुप, सॉरी मैं ये लोकेट नहीं कर रहा था। Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. अब तुम देखो, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को बनाने में एग्जामिनर ने गड़बड़ किया था। उसने बोल दिया कि ऐसे को क्या कहा जाता है, जबकि उसने कभी भी नहीं दिया है कि क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन में इनफैक्ट तुम्हारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तुम ध्यान दे दो, सीधा सीधा तुमको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं सोशल ग्रुप में, जैसे रिलीजियस ग्रुप या लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें उसने एक नाम दिया कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो इसका एग्जाम्पल है। उसका नाम तो नहीं है ना, नाम उसने कभी नहीं दिया है कि उसको कहा क्या जाता है। पैसेज में इसका इंफॉर्मेशन नहीं था। आई वुड गो फॉर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट मूव कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा चीज इंश्योर करता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहेगा? 18 का। और अगर आप देखो तो यहां पे वो मीनिंग आ रहा है। In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various containers of powers. In contemporary democracy, competition among different parties ज्यादा थी। मतलब सिर्फ सिटीजन ही इंश्योर कर सकते हैं कि पावर एक हाथ में ना रहे। सिटीजन ही कर सकते हैं ना। देखिए आप, और कंपटीशन भी तो था। टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। सो अगर सिटीजन्स अगर हैं तो साथ में पीपुल इन पावर नहीं, कंपटीशन भी। तो ए और बी मिला के मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर इज पॉसिबल व्हेन। डायरेक्ट शेयरिंग कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है डायरेक्ट शेयरिंग? देखिएगा, यहां पे कहीं डायरेक्ट शेयरिंग लिखा था। This kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. आप जरा ध्यान दीजिए, दो पार्टी, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर अलायंस बनाते हैं, जैसे अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है। अब यहां पे, और वो गठबंधन जब शामिल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर। सो ए एंड बी, सो मोर देन दिस। अब जरा इसमें सुटेबल टाइटल देना है तो पावर शेयरिंग तो बी होगा ही। देखो, बीपीएससी ने जो ये ऑप्शन नंबर डी दिया है ना, मोर देन वन, ये दो चीजें हैं। तुम्हारे ऊपर प्रेशर है तो ऑप्शन देने वाले के ऊपर भी प्रेशर है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं ले सकता है कि वो भी मीनिंग आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देने के चक्कर में उसने ये नहीं देखा कि ऑप्शन नंबर ए भी, जरा सोचो तो, कि ये पावर इन पॉलिटिक्स इसका टॉपिक हो सकता है कि नहीं। पॉलिटिक्स में पावर क्या होता है, कैसे शेयर किया जाता है, किस किस तरह से शेयर होता है।
डायरेक्ट शेयर होता है, कम्युनिटी एंड रिलीजियस ग्रुप के साथ होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। सो मेरे हिसाब से ये भी है एंड पावर शेयरिंग भी है, दोनों हो जाएगा। अब आपके पास अगर आंसर की होगा, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बनाने के समय में आंसर की बेसिकली नहीं देखा था, और अगर था भी तो मैंने नहीं माना कि वो सही है गलत है। ना मूव, ये तो उसने कोर्स का मीनिंग पूछा है, और कोर्स का मीनिंग तो सीधा रफ होता है। एक्यूरेट का उल्टा पूछा है, ये उसका सिनोनिम हो गया एक्यूरेट का। सो ये यहां कोई बड़ा नहीं है। अब देखना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The huge painting will be completed by the artist. The artist will complete the huge painting by the end of this month. एक तो तुम्हारा ये है ही है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये मुझे लगता है कि आप ये डिसाइड कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आंसर में क्या दिया हुआ था, बट अगर सिर्फ सी दिया हुआ है तो ये गलत है कंसेप्चुअली, क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज को हम आगे और पीछे कुछ रखे, तुम हमें वॉइस चेंज करने के लिए दे रहे हो, नॉट दैट कि वर्ड का प्लेसमेंट एज इट इज होता है। वॉइस वर्ब के फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्टेटस में चेंज करने को बोला जाता है, ना कि एडवर्ब का प्लेसमेंट एज इट इज छोड़ के किया जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि यही वाला सही होगा ये गलत होगा, तो ये सिर्फ स्टबॉर्डनेस है, जिद्दपन है, और ये क्लेम करके हम क्लेम कर सकते हैं, और शायद वो सुने भी, शायद, आई डोंट नो। सो आपका, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, और मुझे सिर्फ वॉइस चेंज करने के लिए आपने कहा है, तो मैंने दोनों जगह वॉइस चेंज है, तो व्हाई नॉट आई शुड गो फॉर दिस। नाउ मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं। तुम क्वेश्चन देखो, यहां भी देखो तुम, अ थैंक यू स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय हर ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वोकेशन। सी डिलीवर्ड अ थैंक यू स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वोकेशन, एकदम सही है। ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वोकेशन सी डिलीवर्ड अ थैंक यू स्पीच, ये आंसर डी जाना चाहिए। अब यहां पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं। फ्रेजल वर्ब का मतलब कि सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार कौन सा सही है। और हैव यू एवर डैश सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कभी तुमने ऐसा ब्यूटीफुल फ्लावर देखा है? कम अक्रॉस, कम थ्रू, कम अपॉन। कम अक्रॉस का मतलब मिलना किसी चीज का अचानक, बिना किसी प्लानिंग के। कम थ्रू, बिकम सक्सेसफुल। कम अपॉन बहुत यूज होने वाला है नहीं, मैंने उसको देखा भी नहीं है, दिमाग में भी उसका मीनिंग भी नहीं आ रहा है। ये एकदम क्लियर है। 126 लिखा हुआ है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसने दिया है, और सिंपल सी बात है कि तुमसे पूछ रहा है 126 का, तो सिमेट्री ही होगा ना। तुम देखते रहो। 126, 127, देखो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस होलोकास्ट का मीनिंग पूछ रहा है, ऊपर में सिमेट्री का मीनिंग पूछ रहा था। तो अगर आपको याद है, अब यहां देखो, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, जहां पे क्वेश्चन में उनको रखा जाता है। अब देखिए जरा, एपियरी तो होता ही है, हाइव वो पार्ट है जहां पे वो रहती हैं। मधुमक्खी के छत्ते को बोला जाता है, रखा नहीं जाता है, वो छत्ता बनाती हैं। हम छत्ता बना के नहीं देते, लेकिन ये जो एपियरी होता है ना, वो एक जगह बनाई जाती है जहां पे वो आके अपना छत्ता बनाए, और उनको बी यार्ड भी कहा जाता है। तो आपका आंसर यहां पे डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है,
और यहां मिस स्पेल सिर्फ एक था, कोर्सन, क्योंकि यहां एस के जगह पे सी होगा। उसके नीचे में वर्ब का फॉर्म तुमको दिया है कि वर्ब का फॉर्म तुम चेक करो। लिखा हुआ है दे आर गोइंग के अलावे तो होगा नहीं, क्योंकि आगे में यहां पे टाइम दिया हुआ है। अच्छा, आप जरा सोचिए कि टुडे, ध्यान देना, गोइंग नहीं होगा, लेकिन वेंट और आर गोइंग पे सोचिए आप। टुडे का क्या मीनिंग है? हम टुडे के साथ कौन सा टाइमिंग क्वालिफाई करते हैं? कौन सा हम टाइम क्वालिफाई करते हैं? यस्टरडे के साथ पास्ट है, टुमारो के साथ फ्यूचर है, बट टुडे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइम्स। मैं अगर इस समय में खड़ा हूं और अभी के 3 घंटे पहले की अगर मैं बात करना चाहूं तो मुझे पास्ट यूज करना पड़ेगा। टुडे आई सॉ अ मैन, मैं अभी के पहले का टाइम बात कर रहा हूं। टुडे कंप्राइज द इंटायर टाइम। अभी मैं अभी के आने वाले की बात करूं, टुडे आई विल गो टू वॉच अ फिल्म। सो टुडे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइम्स। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि आज वो जा रहे हैं एक पार्टी को अटेंड करने, सही है, फ्यूचर में अटेंड करेंगे, और आज वो एक पार्टी को अटेंड करने गए, ये भी तो हो सकता है। और आपने जब मोर देन वन ऑप्शन दिया है तो आपको ये दोनों देना होगा, क्योंकि टुडे से में हम पास्ट भी लगाते हैं, टुडे से हम प्रेजेंट भी लगाते हैं, टुडे से हम फ्यूचर भी यूज करते हैं। अब मीनिंग से मैं कैसे बोलूं कि ये सिर्फ फ्यूचर बोल रहा, ये टुडे का तो प्रेजेंट तो है नहीं ना। ये काम कब करेंगे? अब पार्टी अटेंड कब करेंगे? सो ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो वैसे भी पास्ट का भी हो सकता है। अब यहां पे कंफर्म लगा हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे तो प्ले वर्ड को हमें कंटिन्यूअस में यूज करना पड़ेगा, और वो भी उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में। तो राम हैज बीन प्लेइंग होता तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, राम हैज प्लेड नहीं होगा, क्योंकि सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अभी तक वो खेल रहा है। नेक्स्ट आप देखो, स्पॉट द एरर। अभी आप देखो तो वही वाले को हम यहां पे लेंगे ना, एवरीवन इज गोइंग, सिंपल सा। इज के साथ गॉन लगा के परफेक्ट तो पैसिव में तो हम नहीं बना सकते, पैसिव में तो हम डाल नहीं सकते हैं। अब बाकी बचा, अब समानता इज टॉलर इन द होल फैमिली। जब पूरे परिवार में सारे लोगों से कर रहा है तो टॉलर के साथ या तो देन लगा के आप सुपरलेटिव बनाओ, समानता इज टॉलर देन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, आप कर सकते हो। और अगर नहीं तो टॉलेस्ट के साथ ऑफ लगा दो, समानता इज द टॉलेस्ट, या फिर इन लगाने की जरूरत नहीं है, इन द फैमिली। अब यहां लिखा हुआ है शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक टुडे इवनिंग। देखो, टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट ऐसा है कि जब तक तुम्हारे सेंटेंस में टाइम का वर्ड नहीं दिया जाए वर्ब के फॉर्म में, हम एरर नहीं कर सकते। और यहां टुडे इवनिंग दिया हुआ है, तो क्या वो इवनिंग आज का खत्म हो गया या अभी वो आने वाला है? तो मैं इस सेंटेंस को अगर देखूं तो ये वाला बात शी टेक्स के जगह पे शी विल टेक, आने वाला टाइम है ना ये तो। वैसे ही 135 देखो क्या लिखा है, पंक्चुएट द सेंटेंस। सेंटेंस को पंक्चुएशन करो, और पंक्चुएशन का मतलब कि तुम्हें हर जगह पे ये इन्वर्टेड कॉमा पंक्चुएशन है, कॉमा पंक्चुएशन है,
अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लिखा हुआ है कि गोदान, तो गोदान एक नाम है, तो उसको इन्वर्ट कॉमा के भीतर में रहना चाहिए था, जो तुम्हारे पास सब जगह है। गोदान कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल पंक्चुएशन मार्क में नहीं आता। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस सेंटेंस को भी अगर मैं सही लूं, देखो डायरेक्शन ऐसा बीपीएससी के टीचर्स जो सो कॉल्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। अगर कैपिटलाइजेशन होता है पंक्चुएशन में, देखो स्टैंडर्ड में तुम्हारा सी सही है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद नाम आनी चाहिए, हिंदी भी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज का नाम है। लेकिन अगर आप पंक्चुएशन मार्क में बोल रहे हो तो देयर शुड बी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमीकोलन, हाइफन, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। कैपिटलाइजेशन ऑफ द वर्ड्स, वेदर दैट, मैं उन टीचर से पूछ रहा हूं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि वेदर कैपिटलाइजेशन इज आल्सो पंक्चुएशन मार्क, प्लीज क्लैरिफाई मी। डन। उस हिसाब से तुम्हारा अगर स्टैंडर्ड देखो बिना इसको देखे हुए पंक्चुएट को, तो स्टैंडर्डाइजेशन देखो तो आपके पास है। हाँ, एक चीज मैं तुमको बताऊं, विच चूंकि एक डेफिनेट चीज के पहले लगा हुआ है जो दुनिया में एक ही है, तो अगर आप विच कभी किसी डेफिनेट चीज के साथ लगाओ जो दुनिया में एक ही है, तो विच के पहले कॉमा का आना जरूरी है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन में डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में पढ़ते हैं। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। अगर आपको इस कॉमा का लॉजिक देखना हो तो आप अपने ग्रामर के किसी अच्छी किताब में, डाउट है कि हमारे यहाँ के पॉपुलर किताबों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिफाइनिंग एंड अनडिफाइनिंग क्लॉज देखो, तुम्हें कॉमा का विच के साथ कैसे लगता है वो तुमको पता चल जाएगा, हु के साथ कब लगता है वो पता चल जाएगा। शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, करेक्ट टेंस कौन सा दिया हुआ है, सिंपल सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट टेंस, आई विल बी गोइंग। देखिए आप 137 में ऑप्शन देखिए, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, सिंपल फ्यूचर नहीं है, विल बी के साथ बिफोर लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो इट इज नन ऑफ दिस। सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रिया सेज, और अगर सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट में तो आगे का वर्ब नहीं चेंज होगा। तो प्रिया सेज दैट हर फादर इज एन एक्सेलेंट टेनिस प्लेयर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाज वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यहां रिपोर्टेड पार्ट में, सॉरी रिपोर्टिंग पार्ट में अगर वर्ब प्रेजेंट में है तो आगे का वर्ब पास्ट में नहीं चेंज होता, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होता। अगर ये पास्ट रहेगा तो आगे का एडवर्ब भी टुडे का दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे का लास्ट डे या प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। वो सारा एडवर्ब भी तभी चेंज होता है जब तुम्हारे पास इधर का पास्ट हो, इधर का प्रेजेंट हो तो सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना, और प्रोनाउन तो सब में हर फादर लिखा हुआ है प्रिया को देखते हुए। विल यू पे माई फूड बिल, इसको तुम, अब देखो विल लगा हुआ है तो आपको इफ तो लगाना पड़ेगा, और यहां पास्ट है तो उड तो लगेगा ही लगेगा। अब ही सेड टू मी लिखा हुआ है तो मी के जगह पे आई होगा, तो इफ आई वुड पे हिज फूड बिल, क्योंकि यू किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो ये आई में चेंज हो जाएगा, माई के किसके लिए, ही के लिए, तो ये हिज में चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर में ए हो जाएगा 139 का। 140 देखो, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये एक कंपाउंड वर्ड है, ये कैसे कैसे बना है, दोनों वर्ड को अलग अलग कर दो। ब्लू बेरी, बेरी नाम है, मतलब बीज वाला एक फल होता है,
और ब्लू कलर है जो एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन ऐसे डाल दो। ऐसा वाला वर्ड पूछे तो दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों नाउन तो नाउन प्लस नाउन, पहला एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन कर दो। आई हैव अ पेट डॉग एंड हिज नेम इज रॉबर्ट। ये कैसा सेंटेंस है? देखो, अगर तुम्हारे सेंटेंस में, कैसा सेंटेंस है? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर ये लगा हुआ है कंजंक्शन, फॉर, और फॉर का मतलब बिकॉज, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, अगर वो दोनों सेंटेंस इसमें से किसी से भी जुड़े हुए हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। अब वो कंजंक्शन अगर ये है तो सेंटेंस कंपाउंड है, और अगर ये नहीं है ये वाले, तो वो कॉम्प्लेक्स है। वेरी सिंपल। इसको बहुत डिटेल में अगर तुमको क्वेश्चन को बनाना है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल सा बात है, एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ज्यादा परेशान वो उसको उसमें बहुत ज्यादा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, हाँ अगर वो बोले कि कंपाउंड वो कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं, उसको ऐसे कैसे चेंज करते हैं, तो फिर तुमको सीखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पहचानना हो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो फैन बॉयज के साथ कंपाउंड बनता है और फैन बॉयज नहीं रहे तो कॉम्प्लेक्स होता है। सो सिंपल। नाउ मूव 141। अब जरा देखो क्या लिखो, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब उसने इडियम फ्रेज दिया और आपसे पूछा कि इस इडियम फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है कि आप किसी को सहायता करने के लिए या कोई काम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। अब आप देखो, डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प, कोई भी काम करना जो हेल्प करने के लिए जरूरी हो, या विलिंग टू डू एनीथिंग, चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। तो इसका लिटरल मीनिंग तो ए है, लेकिन एक्सटेंडेड मीनिंग में आपका सी भी आ रहा है। सो आई वुड गो फॉर डी। हिट द नेल ऑन द हेड, उसको आपसे पूछ रहा है कि हिट द नेल ऑन द हेड में उसका मीनिंग क्या होता है। एकदम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करना, और वो यही एक है, इसमें और किसी को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। अब यहां देखो अंडरलाइन सेक्शन कौन सा है। अब आपको इस सेक्शन में बोला है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब, फ्रेज। तुमको पहला एक कंसेप्ट समझना होगा क्लॉज और फ्रेज का। ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये दोनों किसी प्री एग्जिस्टिंग सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में ये अटैच किए जाएंगे, क्लॉज भी और फ्रेज भी। क्लॉज उसको बोलते हैं जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब लगा हो। अगर उसमें कोई फाइनाइट वर्ब है तो वो क्लॉज है। और फाइनाइट वर्ब का मतलब कि V1, V2, V5, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4, अगर इनमें से कोई भी आया हुआ है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो क्लॉज हो जाएगा। और अगर ये नहीं है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये फ्रेज हो जाएगा। अगर ये वर्ब नहीं है तो
क्लॉज और फ्रेज का पहचान सिर्फ वर्ब होता है। अगर वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब तो वो क्लॉज है, नहीं है तो फ्रेज है। अब आपका ये क्लॉज तो है, आपका ये क्लॉज तो है बिकॉज स्टार्टेड ऑलरेडी दिया हुआ V2। अब ये किस तरह का क्लॉज है? देखो, कॉज बताने वाले, टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले, सब बताने वाले जो क्लॉज हो मतलब सेंटेंसेज होते हैं उनको एडवर्बियल क्लॉज में रखा जाता है। कभी तुमको एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं टाइप ऑफ क्लॉजेज बता दूंगा। मैं क्लास में बताता हूं जब एडवर्ब पढ़ाना होता है कि एडवर्ब टाइप के कितने होते हैं। चूंकि ये कॉज बता रहा था तो दैट इज कॉल्ड एडवर्बियल क्लॉज। क्लॉज है क्योंकि वर्ब है, कारण बता रीजन, इसलिए एडवर्बियल क्लॉज है। अब ये एक क्वेश्चन था जब मुझे जो पीडीएफ मिला उसमें ये क्वेश्चन अधूरा था, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिलेटेड पैसेज। पैसेज था ही नहीं कहीं पे, और इसमें से बोल रहा है कि सेंट्रल आइडिया पैसेज का कौन सा है। पता नहीं, या तो मुझे पीडीएफ गलत मिला था जिसमें वो क्वेश्चन नहीं था, या ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था कि बिना पैसेज के सेंट्रल आइडिया पूछ दिया गया। ये क्वेश्चन गलत है, इलॉजिकल है, क्योंकि जब तक पैसेज नहीं मिलेगा सेंट्रल आइडिया नहीं पता चलेगा। रानी इज वेटिंग फॉर अ डॉक्टर, तो रानी इज वेटिंग। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कितना अटपटा क्वेश्चन है। एक तो तुम मेरे को सिंस या फॉर लगाने को बोल रहे हो जो कि सिंस लगेगा, ठीक। अब सिंस लगाने के बाद वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए था, रानी हैज बीन वेटिंग होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन तो कंसेप्चुअली गलत है ना। लेकिन तब भी अगर तुम ब्लैंक स्पेस में पूछ रहे हो तो आफ्टरनून के पहले सिंस ही लगेगा। लेकिन यहां वर्ब का फॉर्म गलत है, रानी हैज बीन वेटिंग होगा। मूव, हर ऑफिस इज, फ्लोर के पहले ऑन लगता है, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर, ऑन द टॉप फ्लोर। लेट अस गो टू द बीच, लेट अस गो टू द गार्डन। चूज द एप्रोप्रिएट, देखो वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वही कोऑर्डिनेटिंग जिसको मैंने फैन बॉयज बोला था, वही फैन बॉयज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल रहा है आप ध्यान दो, और, बट और एंड। और अगर आप ध्यान दीजिए तो और, बट और एंड तीनों उसने दिया है, और दो इक्वल स्टेटमेंट उसने दिया था, लेट अस गो फॉर दिस। तो अब इसका तुम जरा सोचो कि 148 में तुम किस चीज से जोड़ोगे। अब जरा देखो, तुम इसमें और से तो जोड़ सकते हो, या तो हम क्योंकि एप्रोप्रिएट पूछ रहा है, बट से तुम लगा नहीं सकते हो। अब जरा सोचो तो कि एंड से जोड़ सकते हो कि नहीं। लेट अस गो टू द बीच और लेट अस गो टू द गार्डन, ये तो ठीक है, या तो हम बीच पे चलें तो गार्डन पे चलें। हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, लेट अस गो टू द बीच एंड लेट अस गो टू द गार्डन, दोनों जगह चलते हैं। तो यहां पे आंसर में मेरे हिसाब से ए बी दोनों हो जाएगा। हम ऑप्शन में ये नहीं बोल रहे हैं कि हम या तो बीच पे ही जाएंगे नहीं तो गार्डन में जाएंगे, हम दोनों जगह जा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, हम ऑप्शन भी दोनों में से कोई एक जगह चले। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने में ना, मैं उन क्वेश्चन सेटर्स को, अगर इस वीडियो को वो देखें बाय लक, तो उनसे मैं बोलूं कि आप ऑप्शन के बाद लड़कों को आपके अपने थिंकिंग से नहीं चलता ये कि हम सोच रहे हैं कि या तो बीच में जाएंगे नहीं तो गार्डन में जाएंगे, हम दोनों जगह जा सकते हैं, पहले गार्डन में जाएंगे फिर बीच में जाएंगे। आपकी अपनी थिंकिंग से नहीं, जो दिए हुए ऑप्शन है, बच्चे को दिए हुए ऑप्शन में से जो प्रॉपर होगा वो भी चुनना है, और एप्रोप्रिएट दोनों हो सकता है। उन एग्जामिनर से मेरा अपील है कि जब आप ऑप्शन देखते हैं और जो डी दे रहे हैं तो डी को थोड़ा संभाल के देखिए कि क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है। विच इन द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव पैराग्राफ। अब ये एक क्वेश्चन है जिसको ग्रामर से कोई मतलब ही नहीं है,
ना अंडरस्टैंडिंग से मतलब है। लेकिन अगर आप सोचो कि इफेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए क्या जरूरी पड़ेगा, यूनिटी तो चाहिए, और कोहेरेंस अगर नहीं जानते हो तो विचारों की स्पष्टता उसका मीनिंग होता है, तो वो भी तो चाहिए होगा ना भाई, तो मोर देन वन चला जाएगा। लेटर राइटिंग में सैल्यूटेशन पूछ रहा है। सैल्यूटेशन मतलब जब हम ऊपर में हेलो, हाय, रिस्पेक्टेड सर, ये जो लिखते थे ना, इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। और थैंकिंग यू लेटर लिखने के बाद लिखते हैं, सिंसियरली लेटर लिखने के बाद लिखते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव, ये इससे लेटर का टॉपिक हो सकता है, तो आपका आंसर चला जाएगा नन ऑफ दीज। डियर सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, ये सारा सैल्यूटेशन में आता है। ये टॉपिक है, ये और ये दोनों क्लोजिंग पार्टिंग सैल्यूटेशंस कहा जाता है। सो मैंने इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आप देखना, और प्लीज जो लोग भी देख रहे हैं वो जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल मैं उस वीडियो को लॉन्च मतलब आपको दूंगा जिसमें मैं इस साल के अभी 6 to 8 क्वेश्चंस के, मैं जितने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं उनको मैं डील करके देता हूं आपको, और आप जज करना, क्योंकि की अभी आएगा तो आप आपके पास एनालिसिस पहले से रहेगा। सी यू देन, मिलते हैं फिर। थैंक यू सबको।